गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा वंश जो अपनी सेना के लिए, सबसे बड़ी सेना के लिए भारत में पहली बार जाना गया। जो विदेशियों ने इसे कहा कि एक ऐसा वंश, एक ऐसा भारत जिसमें सबसे बड़ी सेना अगर कोई रख सकता था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में चर्चा करी। आज की वीडियो में आगे की ओर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश का रहा होगा और मौर्य वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, किस प्रकार हमने इसके पिता की हत्या के बारे में चर्चा की और उसके बाद उसकी माता के क्या क्या कार्य रहे होंगे। हमने ये सारी बात आपको अपने वीडियो में बता दी थी। किस प्रकार इसने पोरस के साथ मिलकर धनानंद के वंश का अंत किया होगा और धनानंद की हत्या करने के बाद भारत की गद्दी पर यह बैठा होगा, मगध महाजनपद की गद्दी पर यह बैठा होगा। इस बात की हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने आपको बताया था अलेक्जेंडर द्वितीय का जो सेनापति जो भारत में रहा करता था उसे सबसे पहले पंजाब में हराया और उसके बाद 305 बीसी में हमने दूसरा आक्रमण हमने देखा, सेल्यूकस पर इसने पुनः आक्रमण किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा। हमने कल के वीडियो में लास्ट में अंत में ये पढ़ा कि 305 बीसी में इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर से आक्रमण कर दिया। किसके पास? सेल्यूकस के पास एक बार फिर से आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद हुआ क्या, जब सेल्यूकस हारने की प्रवृत्ति में पहुंच चुका होगा तब सेल्यूकस ने संधि कर ली। और संधि में हमने आपको बताया 4 क्षेत्र संधि में से देने पड़े, जिसमें चारों क्षेत्रों के हमने कल आपको नाम बता दिए थे, जिसमें कांधार, काबुल, हेरात और आपके बलूचिस्तान के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके साथ साथ जब इसने 4 क्षेत्र दिए होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर, हमने आपको अंतिम वीडियो में बताया था, 500 हाथी इसे जो है दान दिए। तो 500 हाथियों का एक झुंड इसे दे दिया और 500 हाथी देने के बाद ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसके पास कभी इसकी सेना में हाथी नहीं थे। ये इसने बताते हैं, इतिहास बताता है कि केवल घोड़ों की सेना पर सेल्यूकस चला करता था। और जब इसने हाथी देखे और हाथी जब 500 हाथियों का एक झुंड देखा तो ये बहुत खुश हुआ। और खुश होने के बाद इसने क्या करा, 500 हाथी देने के बाद इसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का, जिसका नाम हमने आपको कल हेलेना बताया था, हेलेना के साथ साथ बुक्स में एक नाम और मिलता है, वो नाम मिलेगा आपको कार्लेनिया। तो कार्लेनिया से इसकी शादी करा देगा चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आपसे अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के बारे में तो आप बता देंगे हेलेना या कार्लेनिया। और कौन थी ये? सेल्यूकस की पुत्री थी। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। इसके बाद आज आगे की ओर बढ़ेंगे, हम देखेंगे, ये हमसे इतिहास में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेल्यूकस का एक विश्वासी एक व्यक्ति था। सेल्यूकस का आपसे ये पूछा जाता है, सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसी एक व्यक्ति को भेजा, अपने खास आदमी को भेजा है, उसका क्या नाम है, आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आप तो तुरंत बता देंगे उसका नाम मेगास्थनीज था। क्या नाम था? मेगास्थनीज नाम था। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा शायद। इस व्यक्ति के बारे में अगर आपसे और चर्चा करें तो आपसे ये पूछेगा ये भारत में कब आया था तो और कितने वर्षों तक रहा होगा। तो अगर बात की जाए तो ये 304 बीसी में भारत में आया और 299 बीसी तक भारत में रहा, 5 वर्ष तक भारत में रहा। और भारत पर एक इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम आपका इंडिका था। आपने पढ़ रखा होगा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। और इंडिका पुस्तक के बारे में अगर ये बात करें तो भारत पर लिखी जाने वाली ये पहली पुस्तक है। भारत पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक है आपकी ये। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि भारत पर किसी विदेशी ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने बताया था हमें कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम था आपका इंडिका। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपसे हो जाता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन था। अब बार बार प्रधानमंत्री शब्द बहुत आएगा, हर एक वंश में हर एक राजा का कोई ना कोई एक प्रधानमंत्री रहेगा। तो जब चाणक्य के बारे में बात आए, क्योंकि हमने पीछे आपको पढ़ा दिया था, तो आप तुरंत बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीएम रहा होगा, प्रधानमंत्री रहा होगा, उसका नाम बता देंगे आप चाणक्य। और चाणक्य का कल हमने इतिहास बताया था आपको, बहुत सारा इतिहास हमने बता दिया चाणक्य के बारे में। आज चाणक्य की मृत्यु के बारे में भी इतिहास पढ़ेंगे कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे रही होगी। तो सबसे पहले इसकी मृत्यु से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। देखिए आगे समझिए,
मैंने अभी अभी जब वीडियो स्टार्ट करा तो आपसे कहा कि भारत में सबसे ज्यादा सेना के रूप में जाना जाने वाला अगर कोई वंश सबसे पहला रहा है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य वंश रहा होगा। तो ऐसे में यूनानी लेखक लिखते हैं कि भारत में केवल पहला ऐसा शासक कोई आया जिसने 1 लाख और 6 लाख की सेना रखी होगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है 1 लाख की और 6 लाख की सेना के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे 1 लाख की सेना के बारे में तो उसका नाम होगा एंड्रोकोर्स। ठीक, 1 लाख की सेना के बारे में बात हो, अगर 1 लाख सेना रखने की, तो आप तुरंत बता देंगे ऐसे व्यक्ति को 1 लाख की सेना वाले को बोलते थे एंड्रोकोर्स। और अगर 6 लाख की बात करें आप तो उसे बोला करते थे सैंड्रोकोर्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ में अगर पूछा जाता है, कभी कभी डीपली क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप अच्छा एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि एंड्रोकोर्स किसने बोला है। तो दो आपके यूनानी लेखकों ने बोला है, एक का नाम था स्ट्रैबो और एक का नाम था जस्टिन। स्ट्रैबो और जस्टिन ने बोला है एंड्रोकोर्स। तो आपको ध्यान रखना है, आपने जब नोट्स बनाए तो आप लिख लेना कि सर ने बताया था स्ट्रैबो, एक बताया था स्ट्रैबो और दूसरा क्या बताया था कोर्ट्स, यानी जस्टिन कोर्ट्स की बात होगी, यहाँ पे जस्टिन की बात होगी, स्ट्रैबो और जस्टिन की बात होगी। ये दोनों के दोनों यूनानी लेखक हैं आपके। तो एंड्रोकोर्ट्स किसे बोलते हैं, तो एंड्रोकोर्ट्स के बारे में जैसी चर्चा है आप तुरंत बता देंगे 1 लाख की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की रही होगी सबसे पहले, तो उसे जो है बोला गया एंड्रोकोर्ट्स। और एंड्रोकोर्ट्स बोलने वाले दो यूनानी लेखक हैं जिनका नाम स्ट्रैबो और जस्टिन है। इसके बाद सैंड्रोकोर्ट्स की अगर चर्चा आए तो आप बताएंगे एरिबन और प्लूटार्क ने बोला है, एरिबन और प्लूटार्क। तो आपको ये बात भी याद हो जाएगी, एरिबन और प्लूटार्क के बारे में आप याद कर लेंगे, मैं आपको लिख दे रहा हूं एरिबन प्लस प्लूटार्क। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 500 हाथी देने वाला अकेला इतना कितना खुशहाल रहा होगा, कितना इसका देश जो है, इसका जो साम्राज्य समृद्ध रहा होगा, इसने 500 हाथी दे दिए। और 500 हाथी रखना एक राजा के लिए मजाक की बात नहीं होती, हाथी पालना बहुत मुश्किल होता है हाथी को। तो हाथी जब 500 हाथी दिए तो इसका मतलब हाथी तो इस पर और भी अधिक रहे होंगे, तब इसने उस झुंड में से 500 हाथी दान दिए होंगे इसने सेल्यूकस को। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहले 1 लाख की सेना रही होगी तो उसे एंड्रोकोर्ट्स बोला गया, और जैसी 6 लाख की सेना हो गई होगी तो सैंड्रोकोर्ट्स बोला गया। तो 6 लाख की सेना का मतलब ये है कि कोई भी इस पे बाहरी आक्रमण नहीं कर सकता होगा, क्योंकि सेना ही इसके पास इतनी है। तो इसके समय में पूरा भारत कितना खुशहाल रहा होगा, 6 लाख की सेना को ये पाला करता होगा, भारत के पास से इसके कितना टैक्स इसे प्राप्त होता होगा। इसने अब आगे बढ़ेंगे, आगे इसकी और कहानी के आगे बढ़ेंगे। देखिए आप जो सुनते हैं इनके बारे में, जो दंतक कथाएं सुनते हैं, उन दंतक कथाओं को जो क्या सत्य है उसमें वो सत्य सुनेंगे। देखिए इसने धीरे धीरे अपना राजपाट आगे बढ़ाया होगा, राजपाट आगे चलता रहा होगा, उसके लिए इसे युद्ध भी करने पड़ते होंगे, और उन युद्धों में ऐसा भी हुआ होगा बहुत ज्यादा नरसंहार किया होगा। नरसंहार का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, वो भी मारे जाते हैं, चाहे उसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, आपकी महिलाओं के साथ साथ मैंने कहा पशु वगैरह हों, जानवर हों, ये सब की हत्या होती है, बेकसूर मारे जाते हैं। तो कहा यह जाता है, किताबें ये बताती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 साल तक अकाल पड़ता रहा, सूखा पड़ता रहा। इसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष तक, आप बता देंगे 12 वर्ष तक सूखा पड़ा है इसमें। भाई 12 वर्ष तक जब सूखा रहा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ी जो है कठिनाइयां रही होंगी। इतनी बड़ी सेना को पालना, इतना बड़ा जो है इसका मगध साम्राज्य, और उसके बाद पूरा देश रहा होगा इसके अंदर, तो उसे 12 वर्ष तक कैसे सूखे में पालेगा। तो इसने जितना भी इसके पास खजाना रहा होगा, जितना भी इसके पास अनाजों का भंडार रहा होगा, इसने सब खाली कर दिए धीरे धीरे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल धीरे धीरे खाली करता चला गया, और अंत में ये हो गया कि इसके जो है जो खजाना जितना भी रहा होगा वो भी खाली हो चुका। जब बिल्कुल खाली हो गया होगा तो इसने जो है ज्ञानी लोगों की एक सभा बुलाई। तो इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 12 साल का सूखा सर ने बताया, ज्ञानी लोगों की सभा बुलाई गई, ज्ञानी लोगों की सभा आई आपकी। अब आगे की बात समझेंगे क्या हुआ होगा भाई। जब ज्ञानी लोगों की सभा आई तो सभा में इन्होंने पूछा उससे, सभा में जितने भी लोग रहे होंगे उनसे पूछा कि मेरे यहाँ 12 वर्ष तक जो है सूखा पड़ा रहा, पेड़ पौधे, बच्चे, बूढ़े, जानवर मुझे कंकाल की तरह नजर आते हैं जब मैं अपने साम्राज्य में घूमता हूँ, तो मुझे क्या करना हो इस तरीके से।
अब कोई एक राजा से ना उसकी कमियों को बताने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ऐसे में एक नाम पढ़ते हैं हम, उनका नाम है भद्रबाहु, जो जैन धर्म के थे। तो जैन धर्म के व्यक्ति हैं, एक उनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु इन्हें समझाते हैं, और आप ध्यान रखना, मैं आपको लिख दे रहा हूं ऊपर ऊपर, ये समझेंगे हम ध्यान से। जैन धर्म के हैं और नाम क्या है उनका? भद्रबाहु। भद्रबाहु नाम है। और भद्रबाहु खड़े होते हैं और खड़े होकर वो बोलते हैं कि 12 साल का जो अकाल है इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। उस कारण का जो है मेन मकसद अगर हम बताएं आपको, तो वो आप स्वयं हैं। आपने इतना बड़ा नरसंहार करा है, जिनकी कोई गलतियां नहीं थी उन्हें भी आपने मारा है। तो ये आपकी वजह से ही आपकी प्रजा को आपका फल भोगना पड़ रहा है, उस नरसंहार का फल भोगना पड़ रहा है। तो ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है जैन धर्म के भद्रबाहु ने। आपको ध्यान रखना, किसके शासन काल में 12 वर्ष का सूखा पड़ा? तो आप तुरंत बता देंगे किसके में पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की बात समझे। अब भद्रबाहु से ये पूछेंगे, भैया चलिए आपने मुझे बता दिया कि मेरा ही इसमें जो है दोष रहा है, अब मुझे क्या करना होगा? तो वो कहेंगे, बोले इसके लिए तो जो है आपको अपने आप पश्चाताप करना होगा। अब ये पूछेंगे पश्चाताप मैं कैसे करूं? बोले ठीक है, राजपाट छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा पश्चाताप कैसे करना है आपको। और जब ये पश्चाताप पे जा रहे होंगे तो चाणक्य के और अपने पुत्र के हवाले अपना पूरा राजपाट सौंप जाएंगे, और चाणक्य को ये जिम्मेदारी दे जाएंगे कि आप मेरे पुत्र को जो है, जिस प्रकार मुझे आपने जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बनाया, बहुत बड़ा राजा बनाया, ऐसी मेरे पुत्र को भी आपको एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा डिसीजन लेने वाला, प्रजा के हित में काम करने वाला और एक अच्छा युद्ध कौशल वाला आपको बनाना है। ठीक, चाणक्य के साथ छोड़ जाएंगे, ये चले जाएंगे। अब जब ये जाएंगे तो जाएंगे, ये श्रवण बेलगोला पहुंचेंगे पैदल पैदल। श्रवण बेलगोला का नाम आपने सुन रखा होगा, जैन धर्म का बहुत बड़ा स्थान आ जाता है श्रवण बेलगोला। इसके बारे में भी हम आपको जैन धर्म में स्टोरी बताएंगे श्रवण बेलगोला की, आखिर ये क्यों खास हो जाता है। श्रवण बेलगोला पैदल पैदल पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद एक कुटिया का निर्माण करवाएंगे, ये भद्रबाहु जैन धर्म वालों से एक कुटिया का निर्माण करवाएंगे और उस कुटिया में चंद्रगुप्त मौर्य को रख देंगे और चंद्रगुप्त मौर्य से कहेंगे कि अब आपको जब तक अंतिम सांस है तब तक आपको भूखे इसमें रहना है, जब तक आपको भूखे प्यासे रहेंगे, जब तक आपको मृत्यु का सामना ना करना पड़ जाए। और इस विधि का नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की किस धर्म के अकॉर्डिंग जो मृत्यु हुई, तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग, यानी इसने जैन धर्म को अपना लिया होगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का था, किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। किस विधि से इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बारे में जैसी आपसे पूछी जाए तो मृत्यु में आप बता देंगे संलेखना विधि से। संलेखना विधि बोली जाती है, या आपसे एक नाम और पूछा जाएगा आपसे कि संलेखना के साथ साथ इसे क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे संथारा विधि बोली जाती है। संथारा विधि किताबों में दोनों ही लिखी हुई है और दोनों की दोनों किसकी है? जैन धर्म की है। और संलेखना और संथारा विधि से इसका अंत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, जिन्होंने इतना लेक्चर मेरा सुन लिया, आपको चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पूरा याद हो गया। खुद देख लीजिए, बिना बुक के आपने याद कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं हमने क्या बताया। देखिए, हमने आज की वीडियो में आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तेजी से समझेंगे। हमने सबसे पहले आपसे बोला 305 बीसी में एक बार पुनः उसने दोबारा से जो है सेल्यूकस पे आक्रमण किया। सेल्यूकस कौन था? सेनापति था, अलेक्जेंडर द्वितीय का सेनापति था। उस पर आक्रमण करा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आक्रमण करने के बाद हार गया होगा। हार देने में उसने 4 प्रकार से उसने जो है आपको 4 कस्बे दिए होंगे, 4 स्थान दिए होंगे, 4 क्षेत्र दिए। इस बारे में हमने चर्चा कर ली थी आपको, ठीक है। 4 इलाके दिए होंगे। क्या चर्चा करी हमने, फिर सुनेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने दोबारा से सेल्यूकस पे एक बार पंजाब में आक्रमण कर चुका था, वहां पे सेल्यूकस को हराया था। दूसरी बार सेल्यूकस को अब हराने पहुंचा, तो जब 305 बीसी में उसने आक्रमण करा होगा तो आक्रमण में युद्ध इतना खतरनाक रहा होगा, सेल्यूकस को जो है संधि करनी पड़ी और संधि पे उसने 4 इलाके दिए। चारों इलाके हमने आपको समझा दिए। 4 इलाके जब दिए होंगे तो सेल्यूकस से बहुत खुश हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए और 500 हाथी देने के बाद उसकी सेना में इससे पहले कोई हाथी नहीं था सेल्यूकस की। सेल्यूकस बहुत खुश हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया, जिसका नाम हमने आपको कार्लेनिया या हेलेना बता दिया। इसके बाद सेल्यूकस ने एक अपना जो है बहुत खास व्यक्ति
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा है, उसका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज भारत में 304 बीसी में आया था, 5 वर्ष तक रुका, 299 बीसी तक रहा। इसने भारत में पहली पुस्तक जो भारत के ऊपर लिखी गई है उसका नाम था इंडिका पुस्तक लिखी है, भारत पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक, जिसमें उसने भारत की दशा के बारे में बताया है। इसके बाद हमने आपको बताया चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। चंद्रगुप्त में इतनी सेना रखता था कि यूनानी जो है लेखक थे उन्होंने 1 लाख सेना पर इसे एंड्रोकोटस बोला और 6 लाख की सेना पर सैंड्रोकोट्स बोला। ठीक है, एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स के बारे में ध्यान रखेंगे। एंड्रोकोट्स बोलने वाले व्यक्ति स्ट्रैबो और जस्टिन थे और सैंड्रोकोट्स वाले एर्विन और प्लूटार्क थे। ये सारी बात हमने बता दी। 12 वर्ष तक इसके यहाँ सूखा पड़ता रहा, अकाल हुआ, इसका खजाना पूरा खत्म हो चुका था। इसने जो है ज्ञानी लोगों को बुलाया और उस सभा में उसने पूछा कि क्या कारण है, तो वहां पर एक जैन व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने भद्रबाहु ने बोला कि आपने जितना नरसंहार करा है उसी की वजह से आपको प्रजा को आपकी ये फल भोगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रजा भूखी प्यासी मारी जा रही है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, भद्रबाहु के साथ अपना पूरा राजपाट छोड़कर अपना राजपाट चाणक्य को और अपने बेटे को सौंपकर ये चला जाएगा और जाने के बाद श्रवण की बेलगोला पैदल पैदल जाएंगे। वहां जाके एक कुटिया में इन्हें संलेखना और संथारा विधि द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस विधि में बता दिया मैंने आपको, भूखे प्यासे तब तक रहना होता है जब तक आपके बिल्कुल प्राण ना त्याग दें आप। तो यहां तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ लिया। अब आगे की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गए, अब आ जाएंगे बिंदुसार। अब पढ़ेंगे बिंदुसार का इतिहास। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम अगर हम बात करें तो उसके बेटे का नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार का भी एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में आप चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, हमने बताया आपको चाणक्य के बारे में, हमने पीछे कहानी सुनाई। चाणक्य जानते थे कि मैं इतने बड़े महान राजा को चंद्रगुप्त मौर्य को बनाकर लेकर जा रहा हूं तो इसके बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे और आगे चल के और ज्यादा बनेंगे। जब दुश्मन बनेंगे तो वो इसे कभी भी किसी तरीके से मार सकते हैं। मैंने युद्ध कौशल में तो सब प्रबल कर दिया, क्या मालूम उसे जहर दे दिया जाए। इसलिए चाणक्य क्या करते थे, पर डे चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खाने में थोड़ा थोड़ा बचपन से ही जहर देते जाते थे और अंत में जाके क्या हुआ, वो उससे इतना जहर देने लगे कि अगर सामान्य व्यक्ति सही प्रकार से सूंघ भी लेना उसे तो सूंघने से उसकी मृत्यु हो जाए। बट चंद्रगुप्त मौर्य उस चीज का क्या हो चुका था, आदि हो चुका था, तो इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी महारानी के साथ बैठ के खाना खा रहे थे और महारानी ने क्या करा, एक निवाला ना, महारानी गर्भवती थी और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की थाली में से एक निवाला खा लिया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की थाली में से एक निवाला खा लिया होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य की थाली में तो जहर था और जहर वाला निवाला जैसे ही खाया होगा वो जहर गले से नीचे उतरने ही वाला होगा, वो निवाला नीचे उतरने वाला होगा। प्रकृति का खेल देखिए, हुआ क्या, वहां पर चाणक्य आ गए और चाणक्य ने जैसे ही देखा कि महारानी ने जो गर्भवती है उन्होंने एक निवाला खा लिया है और कुछ नहीं देखा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालती उनका गला काट दिया महारानी का। उस निवाले को जो है गले से नीचे तक नहीं उतरने दिया। बट हुआ क्या, खाना जब हम खाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत रस गले में पहले उतर जाता है और खाना बाद में उतर पाता है। इस वजह से वो जहर की जो बूंद होगी वो जो है उनके गर्भ में पहुंच गई और गर्भ में पहुंचने के बाद उस बच्चे के माथे पे एक बिंदु हो गया। उस बिंदु को की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ये कहानी आपको याद हो गई, याद हो गई, आपने सुन रखी थी, सबने नहीं सुन रखी थी, कोई बात नहीं, आज पता चल गई। सुन रखी थी तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी कहानी इसी की एक और बताती। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार हमें एक बात और पता चलती है। जब इन्होंने इनकी माता का यानी बिंदुसार की मां की गर्दन काट दी होगी तो काटने के बाद क्या रहा होगा, जो बच्चा गर्भ से निकाला गया होगा वो बच्चा सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो जब सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी तो ऐसे में क्या किया गया, उस बच्चे को बकरी के गर्भ में रखा गया 7 दिन तक और प्रत्येक दिन एक नई बकरी लाई जाती थी और उसका गर्भ को जो है फाड़ा जाता था, पेट फाड़ा जाता था और उसमें इस बच्चे को रखा जाता था जिससे कि उसे सांस मिलती रहे और गर्माई मिलती रहे। तो इस तरीके से उसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदु तो हो गया जहर वाला और प्लस सार, सार का मतलब होता है बकरी, नहीं मालूम था ना, आज पता चली। सार का अर्थ बकरी भी होता है।
तो ये कहानी है बिंदुसार की। क्लियर हो गई। बिंदुसार एक महान राजा बनेगा, धीरे धीरे बहुत प्रबल हो जाएगा। प्रबल होने के बाद जो है, जब उसके पिता तो जा चुके हैं, हमने ये पढ़ लिया, और जो है एक महान राजा बनेगा। तो ऐसे ही आगे जब बढ़ते बढ़ते हमें एक कहानी और आगे सुनने को मिलेगी। चलिए मैं पहले इस कहानी का ही अंत कर देता हूँ। कहानी आप और सुन ले एक बार। धीरे धीरे बिंदुसार जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद इनका एक प्रधानमंत्री रहेगा। देखिए अभी मैंने उससे पहले भी प्रधानमंत्री के बारे में बात करी। तो बिंदुसार का एक नया प्रधानमंत्री है जो बाद में बनेगा प्रधानमंत्री। उसका नाम बता दे रहा हूं, इनके दरबार में रहने वाला व्यक्ति करके याद कर लें। उसका नाम था खल्लाटक। ये बाद में जाके पीएम बनेगा इनका। पहले तो चाणक्य ही संभालेंगे, है ना। पीएम बनेगा। ये ना चाणक्य से बहुत ज्यादा किसी ना किसी तरीके से द्वेष रखता होगा, और चाणक्य के खिलाफ बिंदुसार के कान भर देगा। और कान भरेगा तो बिंदुसार से कहेगा ये वही व्यक्ति है जिसने आपकी मां का कत्ल किया है। बिंदुसार इनसे जो है धीरे धीरे गुस्सा होने लगेंगे, और इनकी ना बातों को माने नहीं करेंगे चाणक्य की। कभी कभी सभा में जब चाणक्य किसी चीज के बारे में बताया करते होंगे, तो उनकी बातों को अनदेखा कर दिया करते थे होंगे। तब जब चाणक्य इतना ज्ञानी व्यक्ति था, जो उसके पिता को इतना बड़ा राजा बना सकता था, उसने क्या करा, उसने ये सोचा, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो मेरी बात नहीं मान रहे। वो धीरे धीरे उन्होंने समझ गए, और समझने के बाद एक दिन उन्होंने जो है त्यागने का, मतलब राज दरबार छोड़ने का प्रण ले लिया। और कहा, बोले कि मेरे पिता, आपके पिता ने मुझसे कहा था कि जिस दिन जो है मेरा बेटा एक महान व्यक्ति बन जाए, एक महान राजा बन जाए, डिसीजन लेने वाला बन जाए, उस दिन तक आपको बहुत ध्यान रखना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने डिसीजन आप अपने आप ले लेते हो, कोई आपको परेशानी तो होती नहीं है। तो मैं अब जाना चाहता हूँ, अब जो है यहाँ से जो है बिल्कुल संन्यास की अवस्था में जीना चाहता हूँ। और ये जो है उसके महल से बाहर जाकर, महल के बाहर और गांव से बाहर निकल के, उनके दरबार से बाहर निकलकर एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं जंगल में। जंगल में रहने लगते हैं, कुटिया बना के अपने आराम से संत का, सन्यासी का जीवन जी रहे होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति है, खा तो सकते हैं अपने आप, ठीक है, ज्ञान बांटकर जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हुआ क्या, किसी महिला ने ना एक बार फिर से जो है बिंदुसार को सही बात बताई कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माता का सिर काटा था इन्होंने, अगर ये तुम्हें जो है ना बचाते तो आज इतने बड़े तुम राजा नहीं बनते। बिंदुसार को पछतावा हुआ। पछतावा होने के बाद बिंदुसार इनके यहाँ गया, इनकी कुटिया पे गया, इन्हें बुलाने की कोशिश करी। पहले सैनिक भेजे, सैनिक से जब नहीं आए ये, तो खुद गया। तो खुद जाने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन संन्यास की अवस्था में जीत रहा हूँ इस समय, और अब मैं राजपाट नहीं ले सकता, किसी भी तरीके से राजपाट का भोजन नहीं खा सकता मैं। अब ये धीरे धीरे चाणक्य बूढ़े तो हो गए। बिंदुसार ने क्या करा, चाणक्य के लिए सैनिकों का जो है वहां पर अरेंजमेंट कर दिया। वहां पे सैनिक वगैरह काम करने के लिए इनके रख दिए गए। एक समय क्या हुआ, धीरे धीरे जो है प्रकृति जो है अपना मोड़ दिखाती है। कहीं ना कहीं सभी को अपने जो कर्म होते हैं उसका फल मिलना ही होता है। तो अंत में जाके चाणक्य को पैरालाइसिस हो जाएगा। चाणक्य को क्या हो गया, पैरालाइसिस हो गया। पैरालाइसिस का मतलब क्या हो गया, आपको मालूम है, अपंग रोग जो हो जाता है एक तरीके का। चाणक्य को पैरालाइसिस हो गया। जब चाणक्य को पैरालाइसिस हो जाएगा, तो चाणक्य रात्रि में ना ये नीचे जमीन पर लेटे होंगे, क्योंकि साधु संत का जीवन बिता रहे थे। तो जब नीचे लेटे होंगे तो इनके बराबर में कोई दीपक जल रहा होगा, दिया जल रहा होगा। तो जब सैनिक जा चुके थे, तो जब सैनिक चले गए थे, तो ये खल्लाटक वही व्यक्ति आया जो चाणक्य के बारे में उसने कान भरे थे, और खल्लाटक ने आके पैर से उस दिए को गिरा दिया। चाणक्य जग रहे थे, चाणक्य देख रहे थे, कर तो कुछ नहीं सकते, पैरालाइसिस हो गया, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और बोलेंगे भी, शोर मचाएंगे भी तो कौन सुनेगा, क्योंकि कोई तो है नहीं कुटिया में, समय सैनिक जा चुके हैं। तो उसने जो है क्या करा, उस दीपक को जो है लुढ़का दिया। लुढ़काने के बाद चाणक्य की वहां पर जलकर मृत्यु हो जाती है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति की भी अंत किस प्रकार रहा, केवल उसके कर्मों के अनुसार। कहीं उसके कर्म ऐसे रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसने भी बेकसूरों को मरवाया होगा इतना बड़ा राजा बनाने के लिए। चाणक्य बहुत ज्ञानी थे, बट ज्ञानी की भी मृत्यु की दशा आप समझ सकते हैं। ऐसी आगे जब हम मुगल के बारे में बात करेंगे, तो मुगलों के समय में बताएंगे एक और व्यक्ति, बीरबल के बारे में। और बीरबल का भी एंड में जाके क्या होगा, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मृत्यु का कारण बना होगा। ठीक, समझदारी भी अच्छी जगह है, अपनी जगह होती है, और कर्म भी अपनी जगह होते हैं। बिना कर्म के अनुसार आपको उसी प्रकार से फल नहीं मिलता। इस प्रकार आपको चाणक्य की मृत्यु तक की हमने स्टोरी समझा दी। एक बार फिर से आपको 1 मिनट में तेजी से समझा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हमने आपको बताया बिंदुसार का पैदा होने के कारण बताया, समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने आपको बताया बिंदुसार का नाम किस प्रकार पड़ा होगा। हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की जो महारानी रही होंगी, पत्नी रही होंगी, उन्होंने जब जहर वाला खाना खा लिया होगा, तो खाने का रस जैसे ही जहर नीचे उतरने वाला होगा, तो चाणक्य ने देख लिया, और चाणक्य ने जो है उनकी महारानी की गर्दन काट दी।
और गर्दन काटने की वजह से जो जहर की कोई बूंद जो है उस बच्चे के पेट में, जो बच्चा था उस बच्चे के जो है माथे पर आ गई, बिंदु आ गया माथे पर, जिससे उस बिंदु की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। कुछ लोगों का, महारथियों का मानना ये भी है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जब उसे गर्भ से निकाला गया तो 7 दिन तक उसे 7 बकरियों के पेट में रखा गया। हर दिन एक बकरी का गर्भ काटा जाता, पेट काटा जाता और उसे उसमें रखा जाता, जिससे कि बच्चे को गर्माई मिलती और गर्माई मिलने के कारण बच्चा जीवित रह पाया। तो इस वजह से बिंदुसार का नाम बिंदु प्लस सार, सार मतलब बकरी होता है, तो इस वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार का भविष्य में जाके एक प्रधानमंत्री बनेगा जिसका नाम खल्लाटक बताया मैंने। कैसे कैसे बना ये स्टोरी बता दी हमने, जिसने जो है चाणक्य के खिलाफ इस बिंदुसार को भड़का दिया होगा और चाणक्य ने महल छोड़ दिया होगा। उसके बाद चाणक्य की मृत्यु भी हमने आज आपको समझा दी। चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई, चाणक्य कुटिया में रहते होंगे, पैरालाइसिस उन्हें हो गया होगा, लेटे हुए होंगे और एक दिन जब वो आराम कर रहे होंगे रात्रि में, तो दिया उनके पास जल रहा था, तो उसी समय आके इस खल्लाटक नाम के व्यक्ति ने आकर उनके जो है दिए को लुढ़का दिया। लुढ़काने के बाद चाणक्य जो हल्के जो है मर जाते हैं। ये पूरी कहानी हमने आपको डिटेल में अपने वीडियो में समझा दी। आपको सारी बातें हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में समझाने की कोशिश करी। कल के वीडियो में हम आपको बिंदुसार के बारे में आगे की बात बताएंगे, कैसे कैसे बिंदुसार ने कहां कहां पे अटैक किया है, अटैक के साथ साथ क्या क्या चीजों की मांग की है और उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसके साथ साथ कहां कहां उसका और आगे कारण बनेंगे। बिंदुसार के बेटों के बारे में बताएंगे और बेटों के बारे में बताते बताते आगे चलेंगे हम अशोक की तरफ कि अशोक किस तरीके से महान बने होंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।